अरशद शरीफ साहब के केस में 7 बड़े झूठ बोले गए हैं। उन झूठों की हकीकत क्या है, कौन कौन से 7 झूठ बोले गए हैं, दरअसल कहानी है क्या, वो सारी जो है आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। आप देख रहे हैं हसन वाहिद को उसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सबसे पहले मैं आपको वो 7 झूठ बता दूं जो अरशद शरीफ साहब के केस में जो है सामने आए हैं। सबसे पहला जो झूठ सामने आया वो ये था कि ये एक मिस आइडेंटिफिकेशन थी। फिर कहा गया कि गुमशुदा गाड़ी की तलाश थी, तो उस गाड़ी की तलाश में हमने समझा कि शायद जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब सफर कर रहे हैं ये वही गाड़ी है। उसके बाद कहा गया ये एक पुलिस मुकाबला था, और पुलिस मुकाबला क्यों था कि पुलिस ने कोशिश की कि उन्हें नाके पर रोका जाए, वो रुके नहीं, जिसकी वजह से पुलिस ने जो है वो डाउट में आकर फायरिंग कर दी। उसके बाद जो है और कहा गया कि दुबई से उनको कीनिया में जो है वो किस शख्स ने भेजा, कौन था इससे पीछे, और हुकूमत की जानिब से यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि दुबई से हमने अरशद शरीफ को जो है वो नहीं निकलवाया था, बल्कि उनका जो वीजा था वो एक्सपायर हो गया था। ये भी एक झूठ था। उसके बाद कहा गया कि उनके वीजे की मुद्दत खत्म हो गई थी, और सलमान इकबाल ने जो है, जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उन पर जो है वो इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ साहब को जो है वो कीनिया भेजा था, इसके हवाले से। और दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में कोई भी खतरा नहीं था। इस सब की जो है वो तफसीलात आज मैं आपके सामने रखूंगा। कामरान शाहिद साहब हैं, बड़े वेल नोन एंकर हैं, उन्होंने आज प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी तफसीलात रखी हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जो अरशद शरीफ साहब की पाकिस्तान में हुई है उसकी कुछ जो है वो तफसीलात पेश की हैं। उसको अगर हम देखें, और मुबैना तौर पर जो उस पोस्टमार्टम में बयान किया गया उसमें कहा गया है कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन तो किसी तौर पर नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि पुलिस मुकाबला था, ऐसा भी नहीं था कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की और वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने गाड़ी वहां से चला दी तो फिर पुलिस ने जो है वो पीछे से फायरिंग की। बल्कि कामरान शाहिद साहब अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि पुलिस या जिस शख्स ने भी वो मर्डर किया उन्हें टारगेट किया था, उन्हें वहां पर रोका। ऐसा नहीं था कि दूर से गोलियां चलाई गई, उन्हें वहां पर रोका गया। उन पर मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे तक जो है उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन 3 घंटों में उन पर क्या क्या तशद्दुद किया जाता होगा इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि उनकी जो रिब्स, उनकी जो पसलियां थी उन्हें तोड़ा गया, उनके जो हाथों के नाखून थे उन्हें उतारा गया, उनके जो हाथों की हड्डियां हैं, उंगलियां हैं, उन्हें तोड़ा गया। इस तरह का जो है उन पर बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया। दूसरा जो एक झूठ सामने आया कि शायद जो है उन्हें दूर से फायर किए गए, गाड़ी पे भी जो है वो बाहर से फायर नजर आए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि बिल्कुल करीब से जो है उन्हें निशाना बनाया गया। पहला जो उनकी पीठ पर जख्म है, जो सर से थोड़ा सा नीचे करके है, वो अगर आप जख्म देख ले, तस्वीरें जो है वो आपको नजर आ रही होंगी मेरी स्क्रीन पर, देखें तो वो कितना जो है वो सुर्ख निशान जो है जख्म का वो आपको बता देता है कि कितना करीब से जो है वो उन्हें निशाना बनाया गया है। इसके बाद जो उनके सर का जख्म था, जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इसमें भी जो है उनकी सारी जो है वो तफसीलात सामने आ जाती हैं। इसके बाद जो झूठ बोला गया गुमशुदा गाड़ी के हवाले से, पुलिस मुकाबले के हवाले से, पुलिस ने गाड़ी ढूंढने की, तो इसकी जो रिपोर्ट है फैक्ट फोकस जो है तहकीकाती रिपोर्ट आई है फैक्ट फोकस की, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर ये तहकीकात की है। इनकी एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है। इनके मुताबिक जो है जो गाड़ी थी वो 7 बजे गुम हुई थी। गाड़ी के मालिक का जब इंटरव्यू किया गया तो गाड़ी के मालिक का ये बयान है जिसका नाम है डगलस कमाओ। ये गाड़ी का मालिक है डगलस कमाओ। ये 7 बजे मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाते हैं, अपने बेटे जो के है इनको वो जो है वो गाड़ी में छोड़ते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। वापिस आते हैं, देखते हैं तो गाड़ी मौजूद नहीं होती। 7:20 पर, यानी कि 7 बजे गाड़ी जो है वो गायब होती है। वो 20 मिनट इधर उधर देखते हैं, नहीं मिलती। इसके बाद 7:20 पर वो पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस जो है उनके साथ आ जाती है, पुलिस राब्ते में रहती है, और डगलस कमाओ के मुताबिक गाड़ी में ट्रैकिंग आलात जो थे वो मुकम्मल तौर पर ऑन थे, और मुकम्मल तौर पर जो है वो गाड़ी की लोकेशन बता रहे थे कि इस वक्त जो गाड़ी है वो कहां पर मौजूद है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उनका जो है अपने बेटे से राब्ता हो जाता है। उनका जो 28 साल बेटा लेकिन गाड़ी के अंदर मौजूद था, उससे राब्ता हो जाता है, और वो बताता है कि मैं जी वालदा को मिलने आया हुआ हूं। जिसके बाद 9 बजे जो है वो गाड़ी मिल जाती है। और ये जो अरशद शरीफ साहब वाला वाकया पेश आया, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 बजे पेश आया। सबसे बड़ा जो झूठ है वो यहीं से पकड़ा जाता है कि वो जो आप मिस आइडेंटिफिकेशन कह रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी की तलाश थी, वो जो आप कह रहे हैं कि बच्चा अगवा हो गया था, वो तो 9 बजे किस्सा ही खत्म हो गया था पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, और वो जिस गाड़ी का आप कह रहे हैं उसके मालिक के मुताबिक। अब गाड़ी का जो नंबर था वो मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, 311 उसका नंबर है, और अरशद शरीफ साहब की जो गाड़ी है उनका देखें तो नंबर ही टोटली डिफरेंट है।
ایک تو یہ جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اس کے بعد اب وقار اور خرم کے جو ہیں بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ کچھ بیانات دیے گئے کہ مبینہ طور پر سلمان اقبال صاحب جو ہے انہوں نے ارشد شریف کو دبئی سے جو ہے وہ کینیا بھیج دیا تھا. اب اس حوالے سے وقار جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ وقار کے پاس ارشد شریف صاحب نے قیام کیا ہوا تھا کینیا کے اندر. اس وقار کے بیان کے مطابق انہیں سلمان اقبال نے نہیں کہا تھا ارشد شریف صاحب کی میزبانی کرنے کو، بلکہ انہیں کسی اور شخصیت نے کہا تھا. اس شخصیت کا نام جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، وہ جب سامنے آئے گا تو پھر اس کی جو ہے مزید تفصیلات بھی آ جائیں گی. اس کے بعد ایک جھوٹ بولا گیا تھا کہ دبئی سے ان کے ویزے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، ایکسپائر ہو گیا تھا، جو کہ مکمل طور پر جھوٹ ہے. اس حوالے سے کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ پورا پروگرام بھی کر چکے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جو جھوٹ بولا گیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے ارشد شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تو بھائی یہ 16 FIR کس نے درج کی تھی؟ اگر کوئی خطرہ ہی نہیں تھا ارشد شریف صاحب کو تو انہیں دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور جو مین تفصیلات سامنے آئی ہے، ارشد شریف صاحب جب کینیا میں پہنچ گئے وہاں سے وہ نکلنا چاہتے تھے. اس حوالے سے ARY کے مالک جو ہیں سلمان اقبال کوشش کر رہے تھے. یہ جو فیکٹ فوکس کی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، برطانیہ کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں وہ ویزا نہیں ملنے دیا گیا اور اس حوالے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی. اس کے بعد وہ چاہتے تھے 4 بار انہوں نے کوشش کی، ارشد شریف صاحب نے 4 بار کوشش کی کہ وہ کینیا سے چلو واپس دبئی منتقل ہو جائے، لیکن اس سارے معاملے میں بھی جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور انہیں جو ہے دبئی منتقل نہیں ہونے دیا گیا. اور فائنلی جو ہے 23 اکتوبر کو جو ہے انہیں ٹارگٹ کر لیا گیا. یہ اب تک کی ارشد شریف صاحب کے معاملے میں بولے گئے جھوٹ تھے اور ان کی حقیقت تھی. ابھی جو ہے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی تو پھر ہی جو ہے مزید اس سینیریو کی، اس کیس کی جو ہے وہ تہیں کھل کر سامنے آئیں گی اور سچ جو ہے سامنے آئے گا. اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ارشد شریف صاحب کی والدہ نے اب انہیں خط لکھا ہے، اس سے پہلے ارشد شریف صاحب خود انہیں خط لکھ چکے ہیں. تو جو ارشد شریف صاحب کے قاتل ہیں انہیں جو ہے وہ منظر عام پر آنا چاہیے، تاکہ ایک والدہ کو، اس والدہ کو جس نے اپنا خامد، اس والدہ کو جس نے اپنے ایک بیٹا آرمی میں تھا اسے اس مٹی پر قربان کر دیا، اور ایک بیٹا جو صحافت میں تھا اسے بھی اس مٹی پر قربان کر دیا. تو اب اس والدہ کو کم از کم ہم انصاف تو دیں، کیونکہ ہم ان کے بیٹے تو بچا نہیں سکے، کم از کم انصاف تو دیں.